हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं पीसी क्लासेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पार्ट 3 का जो है आगे का ऑपरेशन के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने कल आपको प्रथम खाड़ी युद्ध यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में बताया और आज हम इसके आगे में कौन सा युद्ध होता है और उस युद्ध का क्या नाम रखा जाता है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। जैसे कल मैंने सारा चीज़ के बारे में डिटेल आपको जानकारी दे दिए हैं और आगे है एक और ऑपरेशन। टोटल इसमें हम लोग को 4 ऑपरेशन पढ़ना है, जिसमें से एक का कल मैंने पार्ट 1 में समाप्त किया, पार्ट 2 पर। और आज जो है एक और हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन के बारे में। जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध के बाद से अमेरिका को लोग और जानने लगे कि किस हिसाब से कि उनका सैन्य क्षमता यानी सैनिक क्षमता जो बहुत ज़्यादा है, बहुत विशाल है, लोग जानने लगे प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद से। और कुछ इसके कुछ परिणाम एज ए रिजल्ट निकले। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने वहाँ उस युद्ध की नीति को कहा गया था कि कंप्यूटर युद्ध नीति। कुछ लोगों ने इससे संज्ञा दी, कुछ लोगों ने इसको कहा, क्योंकि इसमें कुछ मान लो ऐसा हो रहा था कि लगता है कि घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है। अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। स्मार्ट बम का जो है ना बहुत परीक्षण किया इस युद्ध में, प्रथम खाड़ी युद्ध में। और फिर इसको कहा जाता वीडियो गेम वॉर भी कहा गया है, वीडियो गेम वॉर। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको जो है वीडियो गेम वॉर कहा है। क्या कहा है? वीडियो गेम वॉर। क्यों? क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि लोग घर में बैठ के इस युद्ध को देख रहे थे, घर में स्क्रीन पर बैठ के इस युद्ध को देख रहे थे कि किस तरह इराक की हार होती है, अमेरिका किस तरह उस पर जो है ना अपना सैनिकों का हमला करवाता है और इराक की अंततः कैसे हार हो जाती है। हम बता दें कि इराकी राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, और सद्दाम हुसैन जैसे ही इस युद्ध में हार जाते हैं, इराक की सेना जो है बहुत कमजोर पड़ती है और इराक लगभग जो है समाप्त हो जाती है। ये था उस समय का बात। आगे आता है कि इसमें कहा गया है कि इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने, जैसे कि आपको हम पहले बता चुके थे, अमेरिका खुद स्वयं लड़ाई नहीं करता था। वो क्या करता था? किसी के इसकी टोपी उसकी सर, मतलब किसी के सर पे हाथ देता था और बोलता था, जा बेटा हम तुम्हारे साथ है, तुम जाके लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ है, जो भी बम, पैसा, रुपया जो भी लगेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आप लड़ाई करो। अमेरिका बस ऐसे ही करता था और ऐसे ही करके उसने हर एक युद्ध को जीता था और अपने को वर्चस्व का नाम भी जो ना टाइटल टैग खुद को दिया था। तो बात होती है क्या कि कहा गया है कि इस युद्ध में बात जानकर आश्चर्य आपको होगी कि 75% सेना अकेले अमेरिका ने दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका जो है इस युद्ध में बहुत मुनाफा कमाया, बहुत लाभ कमाया। किन देशों से? तो वो लाभ कमाए थे जापान से, पॉइंट नोट कीजिएगा, जर्मनी से और सऊदी अरब से जो है ना बहुत सारा लाभ कमाया था। मतलब कहा जाता है कि जितना ज़्यादा इसका खुद का खर्चा नहीं किया था सैनिक के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा लाभ जो है ना इन देशों से अमेरिका को हुआ था। ये कुछ लोगों का कहना था और वास्तविकता में रियलिटी है, सच्चाई है। अब होता है क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था कौन? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, लेकिन दौर बदल जाता है और दौर किसका आता है? विल क्लिंटन का दौर आता है। और ये दौर किस तरह आती है? ये जो होता है डेमोक्रेटिक पार्टी का रहता है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं। कहा जाता है क्या कि इसका और एक नाम है, इसको याद रखिए, कहीं कहीं अगर विल क्लिंटन ना मिले तो आप उसको विलियम जेफरसन भी याद रख सकते हैं। यानी क्लिंटन नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है, इसको क्लिंटन रखने से आपको याद हो जाएगा। विल क्लिंटन या फिर विलियम जेफरसन क्लिंटन आएगा, ये भी दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। बात आती है और इसी को कहा गया है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन का दौर क्या है? बात होती है 1992 की। 1992 की बात होती है क्या कि 1992 में 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं, एक एच.डब्ल्यू. जॉर्ज बुश और एक है विल क्लिंटन जी। दोनों चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन हार होती है एच.डब्ल्यू. बुश की और जीत जाते इस चुनाव में विल क्लिंटन। जैसे ही जीतते हैं
जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज H.W. बुश, वो क्या करते थे, केवल और केवल युद्ध, सुरक्षा नीति, कठोर नियम, यही सब में बातें करते थे। इन्होंने अपने दौर को चेंज किया, इसने अपने समय को चेंज किया और लोगों के सामने एक नया दौर लेकर आया। कौन सा दौर लेकर आया? इसने कहा कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे अमेरिका जो है, अमेरिका के विपक्ष में हो, ऐसा कोई बात नहीं करेंगे, अमेरिका में साथ ही बात करेंगे। तो इसने कुछ कठोर तो नहीं कह सकते हैं, जलवायु के मुद्दे पर और व्यापार के मुद्दों पर, समझे ना, व्यापार के मुद्दे पर सब में, और फिर लोकतंत्र का मुद्दा था, लोकतंत्र का हित, ये सब मुद्दों पर बात किया था। किसने? बिल क्लिंटन ने। तो लोगों को लगा कि ये सही नेता हैं और इसने क्या किए थे, इसने जो है 1992 में जीत गए थे। बात क्या होती है, जीतने से केवल मतलब नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था कि बिल क्लिंटन अब पूरा दुनिया नहीं, अमेरिका को बदल के रखेगा, क्योंकि ये जॉर्ज बुश, H.W. बुश जैसा नहीं था। किस हिसाब से नहीं था? क्योंकि वो जो है केवल लोक हित के बारे में बात करते थे, जलवायु के बारे में करते, व्यापार, लड़ाई शब्द को इसने कभी बात किया ही नहीं था। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी लड़ाई के लेकर या अमेरिका की सुरक्षा के लेकर बात नहीं करेगा? बिल्कुल किया। चलिए मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा और चीज जानते हैं क्लिंटन के बारे में। बात वो है कि 1992 में तो वो जीते, से 1996, ये जो है 4 ईयर्स, 4 साल का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में जो है, अमेरिका में 4 साल के बाद ही चुनाव होती है। हम लोग का अपने इंडिया में जो होता है 5 साल के बाद चुनाव होती है और अमेरिका में 4 साल के बाद। तो ये 4 साल तक रहते हैं 1996 तक। और कहता है क्या कि बिल क्लिंटन जो है 8 साल तक, लगभग 2 बार चुनाव जीतते हैं और 8 साल तक अपने पद पर, राष्ट्रपति पद पर ये रहते हैं। तो होता है क्या कि इसके समय में भी, बिल क्लिंटन के समय में भी ये जो है बिल क्लिंटन कुछ बातें करते हैं युद्ध के बारे में। क्यों युद्ध के बारे में बात करते हैं? क्योंकि एक जगह है वहीं पर कोसोवा में क्या है, अल्बानिया के लोग ज्यादा है, अल्बानियाई लोग जो है वहां पर ज्यादा थे, ये लोग ज्यादा थे। तो क्या हुआ था कि अल्बानियाई लोग कोसोवो में ज्यादा थे और इसका अपना प्रांत था अमेरिका का, कोसोवो या कोसोवा। तो यहाँ पर यूगोस्लाविया क्या करते, यूगोस्लाविया में जो है लगातार आंदोलन होते रहता। तो बिल क्लिंटन ने वहां पर क्या किए थे कि इसको वहां से मुक्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन के तहत जो है अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने लगातार 2 माह तक यूगोस्लाविया पर बमबारी की और अंततः उस कोसोवा को जो है उसने क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। ये पहला था, क्लिंटन का पहला था ये कोसोवा वाला कहानी। और दूसरा क्या था, उसी समय ये था 1999 का बात। और 1998 में क्या हुआ था, 1998 में, कि एक था केन्या की राजधानी है नैरोबी, और एक था दारिश सलाम यानी तंजानिया, और तंजानिया राजधानी है डोडोमो। ये दोनों जगह पर जो है केन्या और दार एस सलाम यानी तंजानिया नैरोबी में 98 में घटना घटी थी। इस पर भी बिल क्लिंटन ने कुछ एक्शन लिए थे और एक्शन के बदले उन दोनों को जो है ना कुछ आगे और बात करके समझाए थे। ये 2 कहानी होती हैं। आगे क्या होता है देखिए, आगे ये होता है कि ये दोनों का दोनों केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के क्षेत्र में क्या होता है कि इस यहाँ पर बमबारी होती है। ये दोनों क्या करते हैं, अमेरिका में घुसकर अमेरिका में शहरों में जगहों में बमबारी करते हैं। अमेरिका तो कुछ पल चुप रहे, लेकिन बिल क्लिंटन चुप रहने वाले थे नहीं। उन्होंने क्या किए कि ये जो बमबारी हुआ था इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये उसका नाम दिया था। इसके अनुसार अमेरिका ने बिल क्लिंटन के सलाह पर, उनके बात पर उन्होंने क्या किए थे कि तंजानिया को अफगानिस्तान और सूडान में वहाँ पर जितने भी एक अलकायदा ग्रुप था, ये अलकायदा जो है ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, यहाँ पर जाकर अफगानिस्तान और सूडान में बहुत हमले किए और बाकायदा वहाँ पर जो है उनको जाकर मारे भी थे अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के सैनिकों ने।
और इस तरह करके ऑपरेशन इन्फिनिट रीच का चलाया था। लेकिन इस पर अमेरिका में एक इल्ज़ाम भी लगा था क्या कि अमेरिका ने अलकायदा ग्रुप को तो मारा ही, साथ साथ क्या हुआ था कि अलकायदा के ऊपर इसमें अमेरिका पर एक इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने बेकसूर लोगों के ऊपर जो है ना बमबारी की थी। वैसे बेकसूर लोग जिनका संबंध इस घटना से, मतलब केन्या और नैरोबी तंजानिया से घटनाओं से कोई संबंध नहीं था, फिर भी बेकसूर लोग मारे गए थे। लेकिन अमेरिका ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की परवाह किए बिना इस ऑपरेशन सक्सेस किया और लोगों को मार के गिराए थे। तो ये था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच का कहानी। ये था पार्ट 3। आपको हम इसमें जो है ना टोटल 4 ऑपरेशन है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 4 ऑपरेशन के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे और एग्जाम में आप अगर इसका उल्लेख आता है या फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। पाठ करके देखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पढ़ के फिर फायदा नहीं है। आपको हम छोटा छोटा करके टॉपिक बताएंगे और उसको फिर आप लोग लिखते जाइएगा, पॉइंट बनाते जाइएगा, एमसीक्यू में आएगा। बस ये था आपका ऑपरेशन इन्फिनिट। आगे कल जो है हम इस पर 2 वीडियो और बनाएंगे। पार्ट 4 तक ये पूरा पार्ट 4 पार्ट 5 तक समाप्त होगी इसमें पूरा। पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 बस कल समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही था बस।